नमस्कार दोस्तों। यूँ तो सरोकार के लिए मैंने सैकड़ों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अरविंद कुमार सिंह साहब, जो कि अमर उजाला से लेकर संसद के राज्यसभा टीवी से लेकर बड़े बड़े ग्रुप में जो है अपनी वरिष्ठ पद पे रहकर सेवाएं दी हैं, और रेल मंत्रालय में इन्होंने जो है तीन रेल मंत्रियों को जो है अपनी सलाह से उनके काम को आसान करने में मदद की है। वर्तमान समय में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये सलाह देते हैं, एज ए सलाहकार के तौर पर ये वहाँ कार्यरत हैं। पत्रकारिता के हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और बेबाक लेखनी और टिप्पणी के लिए मशहूर अरविंद जी से बात करेंगे। पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर को लेकर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन को लेकर, राजनीति में किस तरीके से पत्रकारिता को ध्वस्त किया जा रहा है सत्ताधारी दलों द्वारा, उस पर भी बात करेंगे। और जानना चाहेंगे कि भविष्य में जो है पत्रकारिता करने वाले लोग क्या क्या कदम उठाएं जिससे वे एक निर्भीक और सक्षम और सही पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार अरविंद जी, सबसे पहले जो है मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने जो है पत्रकारिता गांव से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक की है जी। इस वक्त जो है पत्रकारिता का स्वरूप बदला है डिजिटल वर्ल्ड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, लेकिन वो उसकी नैतिकता और कार्यप्रणाली में भी गिरावट आई है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत सोचनीय बात है। इस पे आप किस नज़रिए से देते हैं इस मुद्दे? बिल्कुल, देखिए सिराज भाई, आप जानते हैं कि इस समय पूरी जो पत्रकारिता को आप देखेंगे तो अब वो सैकड़ों साल पुराना है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उम्र को कह सकते हैं कि कम है, लेकिन प्रिंट की तो काफ़ी उम्र हो गई है। अभी हम लोग इस साल उर्दू जर्नलिज्म का 200वां साल मना रहे हैं, और बहुत सारे गंगा जमुना में बहुत पानी बहा है। आज जो चुनौती है कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले दोनों पत्रकारिता अलग रही है। गांधी से लेके लोकमान्य तिलक तक जो है पत्रकार रहे। मौलवी बाकर को जो है वो यहाँ अंग्रेजी राज में 1857 की क्रांति में फांसी दी गई। तो पत्रकारिता ने आज़ादी के आंदोलन से लेके और राष्ट्र निर्माण सब में बड़ी भारी भूमिका निभाई। लेकिन अब जो है, अब धीरे धीरे करके ये कहिए कि बहुत सारे कारण हैं, उसके पीछे हम सब लोग भी कारण हैं कहीं, क्योंकि अगर कोई नई पीढ़ी पर सवाल खड़ा होता हो तो उसकी पिछली पीढ़ी ज़रूर उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो मैं ये कहूँगा कि आज बहुत सारे कारणों से, जिसमें से एक कारण ये है कि मीडिया सत्ताओं के आगे नतमस्तक हो चुकी है, और इस नाते वो जनता की बातों को नहीं उठा रही है। आप उठा के कोई भी अखबार देख लीजिए तो आप ये पाएंगे कि 80-85% तो राजनीति है। तो अगर आप जिस देश में 60% से ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी कर रहे हों, वहाँ आप 80% दूसरों की बात करेंगे तो आप ना आपके पास किसान के लिए जगह है, ना आपके लिए मजदूर के लिए जगह है, ना बेजुबान लोगों के लिए जगह है। तो मेरा ये कहना है कि ये कारण है, जो असंतोष के मुख्य कारण है। मीडिया से जो लोग नाराज़ हैं सिराज भाई, उसकी वजह है कि उम्मीद तो मीडिया से पालते हैं लोग। उनको लगता है कि मीडिया ही है जो सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचा के हमारी बातों का हल निकलवा सकती है, और निकलवाती भी रही है। आप उठा के देख लीजिए, पाठकों के पद से भी लोगों की समस्याओं के हल निकल आते थे। लेकिन आज जो है सरकारों ने मीडिया को इस तरह से स्थिति में ले दिया है कि आज जो है वो केवल राजनीति केंद्रित होकर रह गई है, और जनता की बात कम से कम आ रही है। इस नाते जनता में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि भैया जब हमारी सुनने ही वाले नहीं हो, आप दूसरों की सुन रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग बुनियादी बातें कर रहे हैं, सरकारों को लगता है कि वो दुश्मन है, जबकि सच बात यह है कि आज गरीब लोग की आवाज़ उठाना, कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाना, या जो जिस तरीके से अलोकतांत्रिक चीज़ें चल रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, यही तो काम है पत्रकार का। अरविंद जी, इधर जो है पत्रकारिता के ऊपर बहुत कुटाराघात हुआ है। 8 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासन में हैं। पार्लियामेंट में भी जो है पत्रकारों पे बहुत तरह के प्रतिबंध लगाए। पीआईबी ने भी जो है अपनी नीति में संशोधन किया। विज्ञापन नीति भी जो है बदली गई, जिसमें कुछ बड़े घरानों को ही लाभ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप पत्रकारिता का, ख़ास तौर से प्रिंट मीडिया का भविष्य किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, प्रिंट तो इलेक्ट्रॉनिक आने के बाद जो है, पहले अगर आप देखेंगे तो ये सवाल शुरू होना शुरू हुआ जब रेडियो आया, तो ये कहा जाने लगा था कि अब अखबारों के दिन गिने चुने। लेकिन भारत में रेडियो छोड़ दीजिए, टेलीविज़न आया, फिर इसके बाद जो है ये
आईटी की क्रांति आई तब भी अखबार बढ़ते रहे। अमर उजाला से लेके और जागरण से लेकर के अगर आप पूरा भास्कर को देखेंगे तो ये कोई यूपी का अखबार था, कोई एमपी का अखबार था, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर बड़े अखबार बन गए। ये इनका बढ़ाव जारी रहा। अब बढ़ने के बावजूद भी करोड़ों का सर्कुलेशन है इनका का, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो कोरोना काल के बाद अगर आप देख रहे होंगे तो कोरोना काल के बाद झटका इसको भी लगा है। तो प्रिंट मीडिया जो सामान्यतया इलेक्ट्रॉनिक की तुलना में ज़्यादा लोगों की बात करता है, वो जो है एक अपनी जगह चुनौतीपूर्ण स्थिति में। और आपने जो दो बातें कही तो आपने देखा उसका काफ़ी विरोध हुआ पार्लियामेंट के अंदर। कोरोना की बात अलग है, देखिए कोरोना के दौर में, और उस मामले को लेकर नेता विपक्ष ने भी बाकायदा, जिसको आप देखिए कि उन्होंने सभापति राज्यसभा को पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया कि आप ओपन एक्सेस रखिए, क्योंकि मीडिया के बगैर तो पार्लियामेंट अधूरी है ना, ये संसदीय निकाय अधूरे हैं, क्योंकि वहाँ होने वाली जो बातचीत है वो मीडिया के माध्यम से ही लोगों को पता चलता है। नहीं तो आप एक बिल्डिंग में क्या बातें कर रहे हैं आप करते रहिए जो है। तो कुल मिलाकर के हमारे ये कहने का मतलब कि इस मामले में जो चीज़ें बदल भी रही हैं, और मुझे लग रहा है कि पत्रकारों को और ज़्यादा संगठित होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी संगठित होंगे जर्नलिस्ट तो उनकी बातों को कोई इग्नोर कर पाने की स्थिति में आज भी नहीं होगा। सिराज भाई जी, सर, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीन जो है लोकतंत्र के स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। पत्रकारिता का काम इन तीनों पे निगरानी रखना और जनहित की बात को लिखना और कहना। लेकिन आज पत्रकार और पत्रकारिता इन तीनों के साथ मिल के जनता के शोषण में ही एक तरह से शामिल हो गया है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कहाँ जाएगा? नहीं, ये सवाल देखिए, बुनियादी सवाल तो यही है जो आप कह रहे हैं। ये सवाल खड़ा है अपनी जगह, इसी पे चर्चा हो रही गंभीर। लोग आप भी आज ये सवाल उठा रहे हैं तो कहीं तो मन में है आपके। तो निश्चित तौर पर ये काम ये था, जो पत्रकारिता का मूल काम था वो था कि उन लोगों की आवाज़ को उठाना जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। क्योंकि ये जो तीन स्तंभ हैं अगर काम नहीं कर रहे हैं तो चौथा ये है कि जो उनकी आवाज़ भी उठाए और उनकी कमियों को उजागर करे। तो आज जो स्थिति आपने देखा कि कोई आदमी इस बात को दिखा रहा है कि वो नमक रोटी मिड डे मील में दी जा रही, उसको आपने राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा दायर कर, ऐसे सैकड़ों मुकदमे आपने भी देखा कि मध्य प्रदेश में मतलब पत्रकारों को नंगा करा के खड़ा किया हुआ, चड्ढी पहन करके। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं, जो चारण काल जिसको कहते थे, कि मतलब जो पुराने ज़मानों में राजे महाराजाओं के यहाँ दरबारी होते थे, तो सरकारें यही चाहती हैं कि जनता की बातों को लेकर के पत्रकार लिखे ना, और जब वो लिखता है तो वो भाजन बनता है। लेकिन आप देख लीजिए सिराज भाई, इतने सालों से चला रहा। अगर मौलवी बाकर को क्या ज़रूरत थी फांसी पर चढ़ने की? वो भी चाहते तो अंग्रेज़ों के पक्ष में लिख सकते थे ना, अच्छे भले रहते वो। बहुत सारे लोग रहे और बहुत सारे राजे रजवाड़े रहे अंग्रेज़ों के साथ, वो आज भी बड़े सुखी हैं। अगर आप उठा के देख लीजिए उनके आल औलाद हैं। अरविंद जी, आज के टाइम में सुधीर चौधरी हो गए, राजदीप सरदेसाई हो गए, अर्णव गोस्वामी हो गए, आपके रवीश कुमार हो गए, इस तरह के पत्रकार जो हैं जिनको काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं, लेकिन ये एक ख़ास तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी तरह तरह के प्रलोभन और मौके मिले, लेकिन आप कभी एक पक्षीय पत्रकारिता आपने नहीं की। तो इन पत्रकारों को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहिए? देखिए सिराज भाई, आपने देखा होगा जैसे संगीत के घराने होते हैं अलग अलग, तो हम लोगों के भी पत्रकारिता में घराने हैं ना। अब हमारा जो घराना था जहाँ से हम आए इलाहाबाद से, वहाँ तो हमारे गुरु ने ये ट्रेनिंग दी थी कि अगर जा रहे हो तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि आप केवल इसलिए जा रहे हो कि आप उन लोगों की आवाज़ उठाने जा रहे हो जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है। तो अब इसलिए जो है, चाहे जो बड़े आंदोलन हो, ये हो, जिनको लोग कुछ भी कहते रहें, कहना सबका लोकतंत्र में हर आदमी अपनी बातें कर सकता है। लेकिन मुझे लगा कि ये लोग हैं जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। मैं तो पूरी ज़िंदगी भर यही करता रहा, और आप जानते हो इसमें कुछ मिलना नहीं है। इससे बढ़िया तो जो बड़े बड़े पदों पर आप बैठ सकते थे। लेकिन मैं जिन जगहों का आपने जिक्र किया, रेलवे मंत्रालय में भी रहा, तो मैंने प्रोफेशनल काम किया, जो मुझे काम मिला। मैं कोई पॉलिटिकल एजेंडे को लेके नहीं कहा। आज भी जो है नेता विपक्ष का संसदीय मामलों में जो है उनका मीडिया का काम मैं देख रहा हूँ जो है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक काम है जो आपको मिले हैं, आप उसको करें। अगर आप राजनीतिक एजेंडा तय करने लगेंगे तो ये काम पत्रकार का है नहीं। तो सिराज भाई, सबका अपना काम तय है, पत्रकार का काम है वो भी तय है। उसका काम ये नहीं कि नेताओं का पछलग्गू बनना या राजनीति के पीछे चलने वाली नहीं है। ये तो ऐसा है कि जिसमें आप समाज को दिशा देते हैं, आप सरकार को आलोचना नहीं, सरकार को बताते हैं कि ये लोग हैं
ये यहाँ खड़े हैं और इनके लिए मदद करना ये आपका कर्तव्य है और उसको दुश्मनी नहीं मानना चाहिए। और उसको लोकतंत्र, अच्छा सफल लोकतंत्र वही चलता है जब जनता के सरोकारों को उठाने वाले जर्नलिस्टों की बात को सुना जाए। तो मुझे ये लग रहा है कि देखिए मेरी तो धारा ही अलग रही, इस नाते पूरा का पूरा अगर आप ये देखेंगे तो ये जिन लोगों के आपने नाम लिए, ये सब बड़े बड़े नाम हैं, हमें कभी बड़े बड़े नामों में अपने को शामिल करने या कराने की कभी होड़ में मैं शामिल रहा नहीं। और मुझे लगता है कि अगर किसी एक गरीब आदमी की आवाज़ को भी मैंने अपने पत्रकारिता में कहीं सही जगह पहुंचा दिया तो मुझे लगता है कि मेरे अपने ज़िंदगी की ये सफलता है और वो काम जारी है। क्योंकि हम लोग भी यहाँ मिले हैं, देखिए किसानों का एक कार्यक्रम है जिसमें सारे लोग जो खेती बाड़ी पे लिखने वाले वो जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो भारत, देखिए दुनिया चाहे जितना बदला हुआ मान ले, लेकिन सच तो ये है कि आज भी कृषि प्रधान ये देश है। ठीक है, कोरोना ने बता दिया कि आप दुनिया को चाहे जितना ले आइए, अगर आपके पास अनाज नहीं है खाने पीने के लिए तो आपका कोई मतलब नहीं। तो मुझे लगता है कि ये भी अभी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कॉमन लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, उनकी आवाज़ उठाना ये पत्रकारिता का पहला कर्तव्य है। सर, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन हो रहे हैं, 21 तारीख को वोट पड़ना है, 3 पैनल मैदान में आ गए हैं। आप जो है क्या सोचते हैं कि इलेक्शन जो है यहाँ भी अब बहुत ज़्यादा पैसा लोग खर्च करने लगे हैं और पत्रकारिता को लेकर इलेक्शन में तो बातें उठाते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वही ढाक के 3 पात, अभी तक बिल्डिंग के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट लेटर भी नहीं मिला। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और वोट देते वक्त प्रेस क्लब के सदस्यों को क्या सोचना चाहिए? देखिए अभी सिराज भाई, जो मैं क्लब को एक दूसरी भूमिका में देख रहा हूँ, मेरा अपना ये मानना है निजी तौर पर कि इस समय पत्रकारों के सारे संगठन जो है वो बेकार हो चुके हैं। एक ही जगह है जहाँ हम लोग बैठते हैं और मिलते हैं, मतलब ज़रूरी है हम सब लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं वहाँ। तो मेरा एक सुझाव होगा कि देखिए तीनों पैनल है, तीनों में अपने मित्र लड़ रहे हैं, साल ही भर का टेन्योर होता है। तो पहली चीज़ तो मेरे हिसाब से है कि इसका टेन्योर 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 2 साल होना चाहिए। दूसरी चीज़, पत्रकारों को, क्लब को चाहिए कि उसके पास जगह है, वो पत्रकारों की, नए पत्रकारों की ट्रेनिंग वगैरह दे। जैसे आप जैसे सीनियर लोग हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ट्रेनिंग हो, क्राइम रिपोर्टिंग में हो, खेती बाड़ी की जर्नलिज्म में हो, तो इसको एक ट्रेनिंग का सेंटर जो है वो बनाना चाहिए। और तीसरा, पत्रकारों के बुनियादी हकों को लेकर के समय समय पर क्लब को लड़ना चाहिए। तीनों लोग जो तीनों पैनल जो मैदान में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे सब हम ही लोगों के बीच के मित्र हैं, तो मैं उनसे यही आग्रह करूँ कि तीनों में जो भी आता है वो इस बात का ध्यान रखे कि अब अपेक्षाएं बदल गई हैं, हम लोगों को गालियां मिलने लगी हैं लोगों से। तो उसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं? मैं कहूँगा रीरा जी, आप तो खुद इतने बड़े पत्रकार हो, आपने दुनिया को देखा है, तो मेरा ये कहना है कि क्लब जो है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन क्लबों में बने। हम लोग तो मेंबर हैं, इस नाते इसकी यही उम्मीद करते हैं, और जो भी इसकी बागडोर संभाले वो इस बात का ध्यान रखें। आखिरी सवाल, अब नए जो पत्रकार आ रहे हैं उनके लिए आप सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? वो किस तरह से अपने आप को डालें? नहीं, मेरा केवल ये कहना है कि इसको ग्लैमर के रूप में मत देखें। ग्लैमर और खुरदुरापन ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। गांव देहात धूल धक्कड़ में जितना आप जर्नलिज्म करोगे वो उतना ही खुद मजबूत होगे और लोगों को मजबूत करोगे, क्योंकि ये जो धूल पड़ती है ना आपके ऊपर, यही हमारे देश की असली ताकत है। और इस चक्कर में कि ग्लैमर है, हम आप उठा के देख लीजिए सिराज भाई, जो बड़े बड़े ग्लैमर वाले लोग थे उनको लोग भूल चुके हैं, केवल आपका काम याद रहता है। याद कौन है? आज हम मौलवी बाकर को याद कर रहे हैं जो शहीद हुए थे चांदनी चौक में। हम प्रेमचंद को याद करते हैं जो आज इनको मरे हुए। हम गांधी को याद करते हैं, हम मौलाना आज़ाद को याद करते हैं। ये इसलिए याद करते हैं क्योंकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी कुछ न कुछ सार्थक काम किया है। तो पत्रकारिता में आप किसी के पिछलग्गू बन के काम करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोगों के लिए काम करोगे जो इस देश में सबसे बड़ी ताकत रखते हैं और लोकतंत्र के प्राण हैं। हमारा काम है, जो आपने कहा चौथा स्तंभ का काम है कि 3 स्तंभों को लाइन पर ले आए। उसके लिए खतरे हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन असली पत्रकारिता वही है। जी, धन्यवाद।